हेलो। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन, फिर चार्ज और उसकी प्रॉपर्टी, और इसके बाद हमने चार्जिंग मेथड्स पढ़े थे। और नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कूलम्स लॉ। तो कूलम्स ने क्या बताया था कि अगर यूनिवर्स में किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर दो चार्जेज एग्जिस्ट कर रहे हैं Q1 और Q2, तो इनके बीच में एक इंट्रैक्शन का फोर्स वर्क करता है, and that interaction force is directly proportional to magnitude of the charges and inversely proportional to square of the distance between them। अगर दो चार्जेस हमारे पास Q1 और Q2 हैं और उनके बीच की डिस्टेंस R है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में एक फोर्स वर्क करेगा। एज्यूम करते हैं कि वो फोर्स F है, तो दिस फोर्स F is directly proportional to Q1 and Q2 and inversely proportional to R square। अगर हम इसको कंबाइन करें तो क्या बनेगा? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इफ वी रिमूव प्रोपोर्शनैलिटी साइन, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज स्मॉल लेटर, नोट इट। दिस स्मॉल k इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट and that is also equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 and its numerical value is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square। What is this epsilon naught? Epsilon naught is a factor which explain about in which medium the charges are present। Means epsilon naught आपको ये बता रहा है कि ये चार्जेस जहाँ कहाँ पे रखे गए हैं, किस मीडियम में दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स वर्क कर रहा है। वैसे एप्सिलॉन नॉट क्या है? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फ्री स्पेस की या एयर की। अगर हम मीडियम में किसी बात करते हैं एयर के अलावा, तो हम उसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं एंड दैट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम। अब अगर हम फोर्सेस की बात करें, अगर फ्री स्पेस में बात करें, तो हम फोर्स को एज्यूम करते हैं कि एफ नॉट से डिनोट कर रहे हैं। तो एफ नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इसी तरह से अगर किसी मीडियम में फोर्स वर्क कर रहा है उन्हीं दोनों चार्जेस के बीच में उतनी ही डिस्टेंस पे, तो हम क्या लिखेंगे? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेट अस एज्यूम दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दें, इफ वी डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाई 2, तो हमें क्या मिलेगा? एफ नॉट बाई एफ एम इज इक्वल टू, सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, क्या आएगा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट क्वांटिटी है, ये हमें क्या बता रही है? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। और एप्सिलॉन क्या बता रहा है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम। तो ये जो रेशियो है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन आर एंड नेम्ड एज रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल permittivity, relative electrical permittivity, and this relative electrical permittivity is also represented by capital K। electrical permittivity is also represented by capital K, and this capital K is dielectric force constant। capital K is dielectric force constant। तो डाइलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हम फोर्स निकाल रहे हैं मीडियम में और वही फोर्स हम निकाल रहे हैं उन्हीं चार्जेस के बीच में, उतनी ही डिस्टेंस पे हम फोर्स निकाल रहे हैं स्पेस में, तो मीडियम के रिस्पेक्ट में स्पेस में कितना फोर्स लग रहा है, ये रेशियो क्या बताती है? फोर्स की रेशियो क्या बताती है? डाइलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट। और ये जो फैक्टर है आपका एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट,
मैंने बताया कि इस एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और ये क्या है, मीडियम में है। तो फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस आल्सो डिनोट्स डाइलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट। तो ये रहा आपका कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ के बारे में अगर हम बात करें तो कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज पे वर्क करेगा, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, और बहुत छोटी डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से नीचे, डिस्टेंस लेस देन 10⁻⁻15 मीटर एंड ग्रेटर देन 10⁻18 मीटर, इन दोनों केसेस में वैलिड नहीं है। अगर इससे छोटी डिस्टेंस होगी तब भी वैलिड नहीं होगा, और इससे बड़ी डिस्टेंस होगी तब भी वैलिड नहीं होगा। तो ये क्या है, कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन है। एक लिमिटेशन तो ये हो गई, और दूसरी लिमिटेशन ये है कि कूलम्ब्स लॉ केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। पॉइंट चार्ज क्या होता है, पॉइंट चार्ज है, पॉइंट की डेफिनेशन जो है वो क्या कहती है कि पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, मतलब पॉइंट की एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ना तो लेंथ होती है, ना ब्रेड्थ होती है, ना हाइट होती है, ना डेप्थ होती है, ना एरिया है, ना वॉल्यूम है, कुछ भी नहीं है। और लेकिन चार्ज तभी पॉसिबल है जब मास होगा, बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है। हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि सबसे छोटा जो चार्ज एग्जिस्ट करता है नेचर में वो कौन सा है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर सबसे छोटा चार्ज एग्जिस्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन का तो मास होता है, इसका मतलब अगर कहीं चार्ज है तो चार्ज मास कैरी करेगा ही करेगा। इट मीन्स, और आपको ये भी पता है कि अगर मास एग्जिस्ट कर रहा है कहीं तो वहां पे कुछ ना कुछ वो स्पेस ऑक्युपाई करेगा ही करेगा। मैटर हमेशा स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो पॉइंट कहता है कि कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, और चार्ज क्या कहता है कि कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई होगा ही होगा। इसका मतलब दोनों चीजें, पॉइंट और चार्ज, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब पॉइंट चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, पॉइंट चार्ज एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। बट पॉइंट चार्ज की जो कॉन्सेप्ट आई वो बस इसलिए आई क्योंकि हम अपने एनालिसिस को इजी कर सकें, कैलकुलेशन हम अपनी इजी कर सकें, इजीली हम स्टडी कर सकें, क्योंकि आगे फर्दर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो वहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था कूलम्ब्स लॉ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कूलम्ब्स का वेक्टर फॉर्म एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।